गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोशल स्टडी में हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ? बहुत सारे राजवंश जो राजाओं का क्या हुआ? उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। मानचित्र जो है यहाँ इसमें क्या है? 7वीं सदी से 12वीं शताब्दी के बीच में जितने भी राजा हुए प्रमुख उसका एरिया दिखाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, तो देखिए आप लोगों को ये सारा एरिया है। यहाँ तिब्बत है, यहाँ नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ गुज्जर प्रतिकार और यहाँ चाहमान, इसी तरह से सारा है। ठीक है। नए राजवंशों का उदय। अब नए राजवंश का उदय कैसे हुआ उसको देखते हैं। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। 7वीं सदी का आते आते आगमन होते होते क्या हुआ? हमारा जो उपमहाद्वीप था उसमें विभिन्न भागों में अलग अलग हिस्सा में क्या हुआ? बड़े बड़े भूस्वामी मतलब भूमि का वाले लोग और योद्धा सरदार का क्या हुआ? अस्तित्व में आने लगे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। राजा लोग उसको क्या करते थे? अपने अंडर में सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। जिसको जो भूस्वामी को लोग अपने अंडर में रखता था उससे ये उम्मीद किया जाता था, राजा लोग ये उम्मीद करते थे कि वो अपने राजा के लिए उपहार लाए, सैनिक इसमें मदद करे और दरबार में आके हाजिरी लगाए। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। और जब ज़्यादा संपत्ति हासिल हो जाता था तो वो लोग अपने आप को क्या करता था? महासामंत के रूप में या महामंडलेश्वर के रूप में या इसको अपने आप को घोषित कर लेता था। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कभी कभी क्या होता था? वो लोग जो भूस्वामी वाले लोग जो थे वो अपने राजा से अलग होकर के अपने स्वतंत्र ये होने का दावा कर लेते थे। इस तरह का एक उदाहरण ढक्कन के राष्ट्रकूटों का था। ढक्कन का राष्ट्रकूट जो है उसका था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। शुरुआत में क्या थे? वह कर्नाटक में जो चालुक्य राजा था उसके अंडर में था। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। 8वीं सदी में के मध्य में एक राष्ट्रकूट जो था वो दंती दुर्ग ने अब का नाम था, वो अपने चालुक्य शासन के अंडर में जो था उसको मानने के लिए वो इनकार कर दिया था। उसे हराया और हिरन में शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसे याजक जन्मना क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय प्राप्त कर लेगा। ब्राह्मण से इसलिए कराया जाता कि जो अगर क्षत्रिय नहीं भी होता था उसको क्षत्रिय के रूप में मान्यता मिलता था। कुछ अन्य उदाहरणों से उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। उसके अलावा कुछ और जो उद्यमी लोग थे, कामकाज वाले लोग, वो राजाशाही को कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कंदब, म्यूर, सरमन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये लोग क्या थे? ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया। अपना जो उसका पेशा था खानदानी उसको छोड़ करके वो लोग शास्त्र को अपना लिया और क्रमश कर्नाटक और राजस्थान में अपने अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। और इसके क्रम में उन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपना अस्तित्व को बनाया। राज्यों में प्रशासन।
इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों का स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ये सब के बावजूद वो अपने समान किसान और व्यापारी ब्राह्मणों के साथ संगठन करके अपना क्या करता था, सत्ता को चलाते थे। इन सभी राज्यों के उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इन सभी राज्य का जो उत्पादक था, किसान, पशुपालक, कारीगर, ये सबसे क्या था, संसाधन को इकट्ठा किया जाता था। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता है। और वो लोग जितने भी थे, किसान, पशुपालक, कारीगर, जितना भी वो लोग उपजा ये करता था, प्रोडक्शन होता था, उसका एक हिस्सा उन लोगों को छोड़ना पड़ता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। कभी कभी हिस्से को क्या था, जो नहीं छोड़ा जाता था तो लगान मान के वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। जो प्राप्त करता था वो भूस्वामी होने का दावा करता था कि ये हमारा भूमि है। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। व्यापारी जो लोग थे उससे भी राजस्व की वसूली होती थी, टैक्स की वसूली होती थी। ये संसाधन राजा की व्यवस्था या का वित्तीय आधार बनते थे। ये संसाधन जो है, टैक्स जो वसूल होता था, ये क्या होता था, राजा का संसाधन का वित्त इकोनॉमिकल बेस होता था। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। इसका जो टैक्स वसूला जाता था उसको मंदिर निर्माण में भी काम में लाया जाता था। संसाधन उन योद्धाओं को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन का लड़ने के सामान में के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे लूट की शक्ल में मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग के संभावना होती थी। उसमें लूट खसोट सब कुछ करता था और जमीन जो है लूट लेता था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्राय वंशानुगति होती थी। राजस्व वसूली, टैक्स वसूली के लिए जिसका प्रभाव होता था, हाँ ये वसूल सकता है, वेटेज वाला आदमी, उसी के परिवार से बनाया जाता था कि आपको राजस्व वसूलना है। और ये परंपरागत खानदानी, जैसे बोलते हैं, वंश दर वंश चलते आता था। सेना में भी ऐसा ही होता था। सैनिक में भी ऐसे होता था कि किसी का बाप है तो उसका बेटा होगा, इसी तरह से चलता था। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। कई बार क्या होता था, राजा का जो निकट संबंधी है, क्लोज रिलेशन, उसी से बनता था। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द सत्य नहीं भी हो सकते हैं। इसमें क्या है, ऐसा भी होता था कि जो चीज़ सही नहीं उसको भी ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि शासक जो है, पिछले वो सब राजा लोग अपने आप को किस तरह दर्शाना चाह रहा था कि हम इस तरह थे, वैसे थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में, जैसे कि वो दिखाना चाहता था कि हम सूरवीर हैं, विजय योद्धा हैं। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ये विद्वान ब्राह्मण जो थे उसके द्वारा रचना किया गया था और ये अक्सर प्रशासनिक में क्या करता था, हेल्प करता था। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। राजा लोग क्या करता था, अक्सर ब्राह्मणों को भूमि दान क्या करता था। ये त्राम पत्रों पर अभिलेखित होते थे। त्राम पत्र होता है, उसी में ये सब चीज लिखा जाता था जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। 12वीं शताब्दी में एक वृत्त संस्कृत काव्य भी रचा गया। 12वीं सदी में क्या हुआ, एक वृत्त संस्कृत कविता को भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। और इसमें क्या है, कश्मीर के राजाओं का शासन का इतिहास दर्ज है। इस
से कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कलहन नाम का जो राइटर था उसी ने इसको लिखा था। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। उसने इसको लिखने में क्या किया, जो लोग उस वक्त मौजूद थे उसका लिया, और जो दस्तावेज थे, कागजात थे, उससे लिया, और लिखा हुआ पत्थर इस सब में जो मिला वहाँ से ले करके उसने इसको लिखा। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखाते थे, और वह क्या करता था, जो लोग सपोर्ट करते थे उसका ये विपक्ष भी बोलते थे, आलोचना भी करते थे। जो सही नहीं है उसको भी उजागर करते थे कि ये सही नहीं है। हाँ, सब बात में हाँ नहीं मिलाया करते थे। इसीलिए 12वीं सदी के लिए ये असाधारण ग्रंथ था। इसीलिए 12वीं सदी के लिए ये किताब जो क्या था, असाधारण किताब था। तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।